नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पर। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो पिछले एक लंबे समय से अलग अलग क्षेत्रों में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर जी के नेतृत्व में अगर हम अध्यात्म की बात करें, पर्यटन क्षेत्र की बात करें, तो उसमें भी मध्य प्रदेश नए कीर्तिमान गढ़ता जा रहा है। हाल ही में हमने देखा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, वहां पर भी किस प्रकार से आदिगुरु शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची जो प्रतिमा है उसका अनावरण किया गया। साथ ही साथ उषा जी, मैं ये जानना चाहूंगा, पिछली जो कैबिनेट बैठक हुई उसमें 1500 करोड़ रुपए की और स्वीकृति दी गई एकात्म केंद्र जो है बनाने की। उसके जरिए क्या निर्माण कार्य किए जाएंगे? क्योंकि जब भी हम बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि केवल वो मूर्ति का अनावरण हुआ, लेकिन और भी जो वहां पर इतना खर्चा किया जा रहा है उसमें क्या क्या विकास कार्य किए जाएंगे? जी देखिए, भगवान आदि शंकराचार्य जो सत्य सनातन वैदिक परंपराओं को जन जन तक स्थापित करना चाहते थे, क्योंकि सनातन ही वो श्रेष्ठ जीवन पद्धति है जो मनुष्य मात्र को सुख, समृद्धि, संतुष्टि का अनुभव करा सकती है। और आदि शंकराचार्य हमारे ऐसे गुरु थे, हैं, जिनका संदेश हम सब की रग रग में आज भी समाहित है। आदि शंकराचार्य हैं जिन्होंने वर्क इज वर्शिप, कार्य ही पूजा है। उन्होंने कहा था, आत्मा त्वम गिरजामति सहचराः प्राणाः शरीरम ग्रहम पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारः पदयोः प्रदक्षिणा विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तव आराधनम। उन्होंने कार्य को ही पूजा बताया कि जिस कार्य को हम कर रहे हैं उसे मनोयोग से करें, वही ईश्वर की सच्ची आराधना है। और भगवान शंकराचार्य के ये सारे सिद्धांत हम आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि वो भी सनातन का परचम फहराए और 21वीं शताब्दी के जगत गुरु निर्माण भारत में वो सहायक बन जाए। तो ये जो वहाँ परिकल्पना है, ये तो एक पहला चरण था कि 108 उच्च फीट जो ऊंची प्रतिमा वहाँ पर लगी है। इसके बाद वह अद्वैत धाम बनने वाला है। यदि आप दिल्ली के हैं अर्जुन जी, आप जानते होंगे कि अक्षरधाम में जिस प्रकार से हमारे ऋषि महर्षि हमारी परंपराओं को वहाँ पर उसके बहुत ही चैतन्य और सजीव तरीके से बताया गया, ऐसे ही यहाँ अद्वैत को बताया जाएगा। उसी की तर्ज पे हम यहाँ निर्माण कर रहे हैं उसका, और शोध संस्थान यहाँ बनेगा ताकि देश विदेश के लोग यहाँ के अध्ययन भी कर सकें और अद्वैत की जो पावन परंपराएं हैं उनको जन जन तक पहुँचा सकें। इसी बीच अगर बात की जाए, हमने देखा पिछले वर्ष महाकाल कॉरिडोर का निर्माण हुआ और बाकी जगह भी जो ये निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, हम देख रहे हैं वहाँ पर अब जो यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं उनमें एक राइज जो है वो नंबर में देखा जा रहा है, एकदम जो है नंबर उनका बढ़ गया। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा बदलाव देखने को मिल रहा है? निश्चित रूप से महाकाल महालोक के लोकार्पण के बाद लाखों भक्त प्रतिदिन महाकाल आ रहे। स्थानीय स्तर पर रोटी रोजगार व्यवसाय सभी के अवसर बहुत बड़ी संख्या में बढ़ते हैं। और ओंकारेश्वर भी अभी जिस प्रकार से पूरा वो 6 लेन हमारा नेशनल हाईवे जो बनकर जा रहा है, ओंकारेश्वर के लिए भी रोड स्वीकृत कर दिया है माननीय गडकरी जी ने। तो ये सब जब पूर्ण हो जाएगा तो आप सोचिए कि यहाँ भी भक्तों की अपार भीड़ प्रभु के दर्शन करने जरूर आएगी। इसी से जुड़ा एक आंकड़ा जो सामने आया 2021 में, हमने देखा जो यहाँ पर कोरोना काल के समय भी 4 लाख विदेशी पर्यटक आए पूरे साल में, 22 करोड़ जो है वो यहाँ पर घरेलू पर्यटक आए। ये आंकड़ा निकल करके सरकार का सामने आया। क्या लग रहा है आगे भी जो है सभी जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, आगे भी ये आंकड़ा इसी के आसपास रहेगा या बढ़ता जाएगा आने वाले समय? मुझे लगता है ये आंकड़ा बहुत वृद्धि करेगा अपने आप में, क्योंकि राष्ट्रनायक मोदी जी ने कोरोना के वक्त हम सबको प्रेरित किया कि स्पिरिचुअल टूरिज्म पर आप लोग काम करें, और मध्य प्रदेश उसमें अग्रिम पंक्ति में खड़ा हुआ है। हमने महाकाल महालोक, हमने अद्वैत धाम, और हमने सलकनपुर में देवी धाम,
और देवी लोग बना रहे, हनुमान लोग बना रहे, भगवान परशुराम लोग बना रहे, और ऐसे हमारे महापुरुषों पे भी हम काम करें। अभी महाराणा प्रताप जी पर भी पूरा जीवन उनका दिखा पाए, उन पे संग्रहालय बना पाए, शोध केंद्र स्थापित कर पाए। ऐसे पावन अभियान मध्य प्रदेश में निरंतर चल रहे हैं, और मुझे लगता है कि इन सब के चलते, क्योंकि ये जो मध्य प्रदेश की भूमि है ये ऐतिहासिक, प्राकृतिक, आध्यात्मिक दृष्टि से अद्भुत और अनूठी है। विश्व की सबसे प्राचीन नदी माँ नर्मदा यहाँ विराजमान है। हमारे पास 2-2 ज्योतिर्लिंग हैं, हमारे पास शक्तिपीठ हैं, और इन सब के कारण यहाँ का वातावरण बहुत ही अद्भुत और अनूठा बनता है। यहाँ हमारा आप बुद्धिज़्म का सर्किट हम बना रहे हैं, हम जैनिज़्म का सर्किट बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अपार पर्यटकों की संख्या में कालांतर में मध्य प्रदेश में वृद्धि होने वाली है। आप क्योंकि खुद एक महिला हैं और मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, लाडली बहना से कई सारी योजनाएं जुड़ी हैं। पर्यटन क्षेत्र में भी एक पर्यटन सखी करके जो है शुरुआत की गई है कि जो है उनको एकदम वैसी अनुभूति हो, अकेले वो हैं। ये पर्यटन सखी का क्या कॉन्सेप्ट है? जनता भी जानती नहीं है, अभी उसके बारे में अवेयर नहीं। वो बताइए जो आपने मध्य प्रदेश में शुरुआत की है पर्यटन सखी। पर्यटन सखी की ये संकल्पना है कि कई बार मातृशक्ति अकेले भी, क्योंकि यदि परिवार के पुरुष बहुत व्यस्त है तो महिलाएं भी चाहती हैं हम अकेले कहीं घूम फिर आए। उनको मानसिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से बहुत अनुकूलता लगती है यदि वहाँ पर कामकाज करने वाली बहनें हैं। जैसे ओरछा में हमने हमारी बहनों को बैटरी रिक्शा दिए, जब वो चलाती हैं तो निश्चित रूप से दूसरी महिलाओं को एक महिला के साथ जाने आने में बहुत सुरक्षा महसूस होती है, और इसी बहाने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त हो रहे हैं। हम उन बहनों को प्रशिक्षण कर रहे हैं, उनको सुरक्षा का भी प्रशिक्षण दे रहे हैं, पेट्रोल पंप पे भी वो ड्यूटी दें, अन्य सुरक्षा में भी वो जाएं, और होटल मैनेजमेंट के जो छोटे छोटे कोर्स हैं वो भी हम उन लोगों को करा रहे हैं। और वो पर्यटन सखी पर्यटन के महत्व को समझते हुए आगंतुक अतिथियों को बहुत अच्छा आत्मीय पारिवारिक वातावरण दे सके, ये कोशिश पर्यटन बोर्ड लगातार कर रहा है। इसी बीच अगर बात की पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की, हमने देखा है काफ़ी कम इनिशिएटिव ऐसे लिए जाते हैं जो मध्य प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने लिए। एक MOU साइन किया गया कि मध्य प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश का टूरिज्म को बढ़ावा दे, उत्तर प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश के टूरिज्म को बढ़ावा दे। उसमें कितना सक्सेस आपको नज़र आ रहा है, और उसमें क्योंकि पड़ोसी राज्य कुछ उसमें ऑन ग्राउंड क्या परिवर्तन देखने को? मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा अनुबंध है। जैसे राम वनगमन पथ की हम बात करें तो चित्रकूट हम देखते हैं तो आधा हमारा यूपी में है और आधा MP में है। तो यदि इस प्रकार का अनुबंध होता है तो पर्यटकों का उत्साह और प्रेरणा भी बढ़ती है। और आप देख रहे हैं कि यूपी के लोग बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश में रहते हैं, और हमारे यहाँ के रिश्तेदार यहाँ बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में। तो वैसे ही आत्मीयता में तो कहीं पहले कोई कमी थी ही नहीं। इन अनुबंधों के बाद पर्यटक और अधिक उत्साह, प्रसन्नता और आत्मीयता से एक दूसरे प्रदेशों में भी आवागमन करेंगे। और हम देख रहे हैं जिस हिसाब से टूरिज्म सेक्टर में बढ़ावा दिया जा रहा है और विदेशी पर्यटक बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं, वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। पहले खाली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ 2-3 सिटीज़ तक वो सीमित थे, कुछ ही जगह जाते थे, लेकिन अब चाहे सांची स्तूपा हो या फिर तमाम हमारे पुरानिक अगर इतिहास में जाए तो सब कुछ यहाँ पर है। मैं सोचती हूँ कि ये जो कोरोना का भीषण काल आया था, पूरी मानवता दुनिया में त्राही त्राही कर उठी, और सबको लगा कि जीवन की सार्थकता, वास्तविकता क्या है। तो आध्यात्म से जुड़े बिना मैं सोचती हूँ कि मनुष्य जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। और इसमें एक ज्वार सा आया, विदेशी हो या हमारे स्थानीय पर्यटक हो, तो सभी उन आध्यात्म, और आप देखते हैं कि आध्यात्मिक स्थलों की जो ऊर्जा है वो अद्भुत है, वो अनूठी है। हमारे पास त्रेता का राजराजेश्वर मंदिर है महेश्वर में, आप जाइए तो वहाँ की अनुभूति तो कीजिए जाकर। तो जब पर्यटक आते हैं और वो दूसरों को जाके जब अपने अनुभव बताते हैं तो मुझे लगता है लगातार इन अनुभवों से और हमारी अद्भुत ये हृदय स्थली देश की सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। बड़ी संख्या में लोग पर्यटन के लिए यहाँ पर आ रहे हैं,
और हमने जो एक नवाचार किया, हमारे जितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, आप जानते हैं कि बारिश के मौसम में 4 6 8 महीने तो किसी काम के नहीं होते थे। हमने पहले हैं हम मध्य प्रदेश जिसने हमने उसका मास्टर प्लान बनाया, और बफर में सफ़र, ये एक नई संकल्पना लेकर हम आए कि बारिश के वक्त भी हमारे पर्यटक उन वन का आनंद ले पाएंगे, प्राकृतिक सुंदरता के नज़दीक रह पाएंगे, और प्रकृति पर्यावरण के जितने आदमी नज़दीक रहेगा उतना ही तनाव मुक्त और प्रसन्न रहेगा। एक कमेंट इस पर भी मैं लेना चाहूँगा। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, जनजातीय संख्या सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश से आती है और उनका भी अपना जो इतिहास है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है, कैसे अपने कल्चर को साथ में लेकर के आज के मॉडर्न ज़माने में वो कंधे से कंधा मिलाकर चले। और पूरी दुनिया से लोग आजकल बहुत उत्सुक हैं उनका रहन सहन देखना। अभी हमने G20 में भी देखा किस प्रकार से सब आए, सबने जो है देखा भारत का पूरे, उनको कैसे जो है यहाँ पर संजोया जाए। जी, अब देखिए, आपने यदि हमारा जनजाति संग्रहालय नहीं देखा हो तो आप उसको जरूर देखिए। बेगा, सहारिया, भारिया, भील, भिलाला, गोंड, हमारे विभिन्न प्रकार की जनजाति है, और सबकी बहुत सुंदर लोक संस्कृति, उनकी अपनी पूजा पद्धति, और सारी संस्कृति को जो समेट के सहेज के रखा, उसमें बहुत बड़ी भूमिका है उनकी। और जो मौलिकता से जीवन जीना चाहता है, क्योंकि आज भौतिकता से दग्ध मानवता त्राही त्राही कर रही है, उसको लगता है शांति कहाँ, तो जहाँ मौलिकता है, जहाँ प्रकृति की नज़दीकी है। अब जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने श्री अन्न, मिलेट्स को जो प्रमोशन दिया, तो मिलेट्स तो भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है ही, पर मेकाले की शिक्षा ने हमारी अपनी चीज़ों से ही हमारे लोगों को दूर कर दिया। उन्होंने दिमाग में लोगों के एक बात भर दी कि ये जो ज्वार, बाजरा, मक्का, ये तो गरीबों का भोजन है, उसको स्टेटस का सिंबल मान लिया, और हमने अपनी सेहत खराब कर ली। गेहूं हमारे यहाँ का है ही नहीं। डायबिटिक आज 90% आदमी मिलेगा, उसका एक बड़ा कारण है गेहूं को मुख्य खाद्यान्न के रूप में हम उपयोग करते हैं। यदि हम अपने मौलिक भोजन की तरफ चले गए तो आधी रोग बीमारियां यूं ही भाग खड़ी हुई होंगी, और ये हमारा जनजाति समाज इन चीज़ों को बेहतर तरीके से समेट के अपने आप में चल रहा है। एक आखिरी छोटा सा संक्षिप्त में कमेंट, आने वाले समय में मध्य प्रदेश को टूरिज्म सेक्टर हो, संस्कृति की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से कैसे देख रहे हैं आप मध्य प्रदेश पूरे देश का नेतृत्व करेगा, और वो हृदय प्रदेश है, ये उसकी जिम्मेदारी भी है। हमने अभी भी नवाचार संस्कृति के क्षेत्र में भी बहुत किए हैं। हमने कलाकारों के लिए अच्छी योजनाएं लेकर आए हैं। हम धर्मसुख के माध्यम से हमने हमारे पुजारियों का मानदेय 5,000 रुपये प्रति माह किया है। हम पुजारियों से भी अभी अपेक्षा कर रहे हैं कि शासन संधारित जो 21,000 मंदिर है, उसके आसपास कम से कम 62 लोगों की सूची बने। वो परिवार उस देवी देवता का विग्रह जो वहाँ विराजमान है, उसकी प्रार्थना कंठस्थ करे। आरती में समाज के लोग निश्चित रूप से रोज उपस्थिति अपनी दें। रामचरितमानस जो भारतीय संस्कृति की रीढ़ है, अभी हमने एक प्रयोग किया स्कूल कॉलेजेस में, गोल्ड मेडलिस्ट स्कॉलर बच्चों से बात की कि बेटा छंद दोहा सोठा चौपाई थोड़ा सस्वर पढ़कर बताइए। तो आपको, मुझे तो हैरानी हुई, आपको भी होगी, नहीं पढ़ पाए बच्चे। पुराने ज़माने में आप जानते हो कि लोग इसलिए पढ़ते थे कि मैं रामचरितमानस, रामायण को मैं पढ़ सकूं, पाठ कर सकूं। आज वेल क्वालिफाइड बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, चिंता हुई। तो हमने तुलसी मानस संस्थान के साथ मिलकर एक ऑनलाइन परीक्षा कराई रामचरितमानस के अयोध्या कांड की, और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश के 52 जिलों से 25,558 बच्चों ने उसमें भाग लिया। बच्चों को लालच देना पड़ता है संस्कृति से, संस्कार से, राष्ट्रीयता से जोड़ने के लिए। हमने उन बच्चों को कहा कि जो सर्वाधिक अंक लाएंगे, प्रत्येक जिले से 4 विद्यार्थी जगत से और 4 जन सामान्य से, ऐसे 8 लोगों को हम हवाई टैक्सी से अयोध्या जी का दर्शन कराएंगे। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि 172 लोगों को हम अयोध्या जी का दर्शन करा के लाए। अब प्रतिवर्ष एक कांड की परीक्षा होगी, ताकि किसी बहाने तो युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति को, अपने संस्कार को, अपने आप को वो पहचाने। दूसरा, ये आज़ादी का 75वां वर्ष गया, हमने अपने विधानसभा से प्रारंभ किया। मेरे यहाँ 253 स्कूल है, सभी स्कूल्स के नाम हमने क्रांतिकारियों के नाम पर किए हैं। एल्यूमिनियम शीट पर 4x6 का हम स्कूल में होर्डिंग लगा रहे,
और एक बुक हमने निकाली, अभी आपको भी भेंट करूँगी। उसमें हमने 253 क्रांतिकारियों का जीवन परिचय छोटा छोटा दिया, प्राचार्यों से अनुबंध किया कि रोज प्रार्थना के वक्त एक क्रांतिकारी का जीवन पढ़ के बच्चों को सुनाए। अब बच्चे ध्यान से क्यों सुनेंगे, तो बच्चों को फिर लालच दिया कि बेटा जब 253 को पढ़ लोगे तो एक लिखित प्रश्नोत्तरी होगी और उसमें जो सर्वाधिक अंक लाएगा उसको अटारी बॉर्डर का दर्शन कराएंगे। तो आप आश्चर्य कीजिएगा, बच्चे प्राण प्रण से डायरी पेन लेके रोज क्रांतिकारियों की कहानी सुनते हैं। तो ये सब नवाचार किए, आने वाली पीढ़ी धर्म संस्कृति राष्ट्र के साथ जुड़े, अपनी जिम्मेदारी समझे, संवेदनशीलता के साथ अपने सभी दायित्वों का वो पालन करे, पारिवारिक सामाजिक राष्ट्रीय, ये कोशिश है। बहुत बहुत धन्यवाद उषा जी, आपने इतना कीमती समय हमें दिया और हमें भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला, दर्शकों को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और कैसे मध्य प्रदेश जो है वो पर्यटन क्षेत्र हो, संस्कृति का क्षेत्र हो या फिर अध्यात्म की अगर बात करें, उसमें कैसे नए कीर्तिमान जो है वो रचते जा रहा है, कैसे अपनी पुरानी संस्कृति को लेकर के चल रहा है, सीधे तौर पर आपने सुना। हमारे साथ पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया।